हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपने कॉमन हैंड टूल्स के बारे में कि कौन कौन से हैंड टूल्स थे, वाइस के बारे में आपने पढ़ा था। तो आज इस वाले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हैंड टूल्स के बाद कटिंग टूल्स के बारे में कि कौन कौन से कटिंग टूल्स जनरली हमारे आते हैं। तो कटिंग टूल्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं चीजर से। तो आइए देखते हैं चीजर्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए जो एक कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये कई बुकों से सॉर्ट आउट करके फिर एक कंटेंट के रूप में ओनली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। हम लोग ज़्यादा डीप जाके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के रूप में इसको हम देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं चीजर से। चीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? छैनी कहते हैं। छैनी क्या है? एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग हम किसी भी पदार्थ को, मेटल को काटने के लिए या फिर छीलने के लिए करते हैं। और किसके सहायता से? हैमर की सहायता से। जो बॉल पिन हैमर होता है उसकी सहायता से हम चीजल का प्रयोग किसी भी मेटल को काटने के लिए या फिर छीलने के लिए किया जाता है। चिपिंग करने के बाद जो आपका सरफेस होता है काफी रफ होता है, तो उस सरफेस को फाइलिंग के द्वारा फिनिश करना जरूरी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? हैमर की सहायता से, चीजल की सहायता से मेटल को काटेंगे, सरफेस रफ होगा। उस रफ सरफेस को हमें किससे फिनिश करना होता है? फाइलिंग के द्वारा फिनिश करना होता है। आइए अब इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटल के बारे में। कोई भी टूल्स है किस मेटल का बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। तो जो चीजल है, छैनी है, जनरली हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। HCS मीन्स हाई कार्बन स्टील, HSS हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। और इसका 1/3 भाग या कह लीजिए जो इसके कटिंग एज वाला भाग होता है उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। कौन सा? जो 1/3 भाग होता है, जो पॉइंट वाला भाग होता है। इसमें अगर पार्ट की बात की जाए कितने पार्ट होते हैं, तो एक हेड होता है जिसपे हम स्ट्राइक करते हैं हैमर से, दूसरा बॉडी होता है, तीसरा होता है इसका पॉइंट एंगल या कटिंग एज। तो जो कटिंग एज होता है उसी को हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। इसके ऊपर वाले भाग स्ट्राइकिंग हेड को हार्ड और टेम्पर क्यों नहीं करते? क्योंकि उस पर जब हम हैमर से प्रहार करेंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए हम इस पे प्रहार मतलब उसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है स्ट्राइकिंग हेड से कि काफी समय प्रयोग करने के बाद उसका जो हेड है कैसा हो जाता है? तो मशरूम हो जाता है। और हमें मशरूम हेड चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो मशरूम हो गया है तो उसको पहले हमें प्रॉपर रूप से ग्राइंड कर लेना चाहिए। किस प्रकार से? जो स्ट्राइकिंग हेड होता है उसका जो ग्राइंडिंग एंगल होता है 40 से 70 डिग्री, इस प्रकार में उसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। जब सही रूप से चीजल हो तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार पूछा गया है कि स्ट्राइकिंग हेड का एंगल कितना होता है। तो जो स्ट्राइकिंग हेड होता है जहां पर हैमर से प्रहार करते हैं 40 से 70 डिग्री के बीच में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीजल का शेप कैसा होता है, चीजल किस आकृति में पाई जाती है, किस आकृति में बनी होती है। तो चीजल जनरली हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल शेप में बनाई जाती है। ऑक्टागोनल अष्टभुजाकार, हेक्सागोनल षटभुजाकार आकार में बनी होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीजल किस शेप में? हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल में होती है। कभी कभी कहीं चीजल आप देखते होंगे कोई राउंड शेप में होती है, तो जो राउंड शेप की चीजल होगी उस पर नलिंग किया होगा उसको पकड़ने के लिए, ग्रिपिंग के लिए। बट जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है यही पूछा जाता है चीजल की शेप कैसी होती है। तो आपको ऑक्टागोनल देखना है, ऑक्टागोनल ऑप्शन में नहीं है तो हेक्सागोनल की तरफ जाना है। एक जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो कन्वेक्स की जो इसकी शेप होती है, कटिंग एज की जो शेप होती है वो कन्वेक्स में ग्राइंड क्यों की जाती है? तो कन्वेक्स में इसलिए ग्राइंड की जाती है कटिंग एज को कि जब हम चिपिंग कर रहे होते हैं तो चिपिंग करते समय वो आपका मेटल में धंसे ना, फंस ना जाए, वहां गड्ढा ना कर दे, इसलिए हम उसको कन्वेक्स शेप में ग्राइंड करते हैं। यह ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। अब चीजल के प्रकार की बात की जाए तो चीजल प्रयोग के अनुसार दो प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड चीजल और एक होती है हॉट चीजल। जो कोल्ड चीजल होती है, ठंडी छैनी, इसका जो पॉइंट एंगल है 60 डिग्री होता है। ये आपकी हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। इसका प्रयोग जनरल कार्यों के लिए वर्कशॉप में किया जाता है। कितना एंगल होता है? 60 डिग्री। ये बहुत जरूरी है कि कोल्ड चीजल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो हॉट चीजल है, हॉट चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 30 डिग्री पॉइंट एंगल इसका रखा जाता है। इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी या फोर्जिंग कार्य कह सकते हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो ये चीजल होती है हॉट चीजल आपकी जनरली माइल्ड स्टील की बनाई जाती है और इसको हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं
क्योंकि ये गर्म कार्यों में प्रयोग की जाती है तो अपने आप धीरे धीरे हार्ड होती है, और उसके कटिंग एज को बचाने के लिए हम इसको बार बार पानी में डुबोते रहते हैं तो टेम्पर भी कटिंग एज होती रहती है। तो इसलिए हमें इसको पहले से हार्ड और टेम्पर करने की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपको ध्यान रखना, पॉइंट एंगल कितना होता है 30 डिग्री हॉट चीजल का, कोल्ड चीजल का 60 डिग्री एंगल होता है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन की बात की जाए कि चीजल को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। अगर आप बाजार में हैं, मार्केट में गए हैं चीजल लाने तो कैसे लेंगे, या फिर आप वर्कशॉप में काम करना है, टूल रूम से आपको चीजल लेनी है तो कैसे बताएंगे उसे। तो चीजल को जो स्पेसिफिकेशन दिया जाता है उसके लेंथ के अनुसार, लेंथ की बात की जाए तो 150 mm से लेकर के 400 mm तक चीजल की लंबाई पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार सेलेक्ट करते हैं। तो पहला हो गया लेंथ के अनुसार, फिर उसी में दूसरा होता है विड्थ ऑफ कटिंग एज, जो इसके कटिंग एज होती है वो कितनी चौड़ाई की है। मान लीजिए कोई आपको ज्यादा मटेरियल रिमूव करना, फ्लैट सरफेस है तो 5 से 6 mm 10 mm तक चौड़ाई प्रयोग करेंगे। बी ग्रुप वगैरह की आपको चिपिंग करनी तो 2 से 3 mm चौड़ाई का भी प्रयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्क विड्थ ऑफ कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है उससे भी ये स्पेसिफाई की जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन वो है एप्लीकेशन, कि आप उस चीजल का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, एप्लीकेशन के अनुसार भी इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। तो देखा जाए स्पेसिफिकेशन 3 प्रकार से है, किससे, लेंथ के अनुसार कितनी लंबाई चाहिए, विड्थ ऑफ कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और तीसरा एप्लीकेशन कि उस चीजल का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है। तो ये तीन है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब आइए देखते हैं जो कॉमन टाइप की कोल्ड चीजल है कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है उसको देखते हैं। जनरली इनसे क्या पूछा जाता है, किस चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या फिर आपको वर्क दे दिया गया कि इस कार्य में कौन सी चीजल प्रयोग की जाती है, यही इससे पूछे जाते हैं। देख लेते हैं 1 बाय 1। पहली है फ्लैट चीजल, हिंदी क्या होगी, समतल चीजल, समतल आकृति की होगी, सिंपल सी बात है। जो सारी चीजल है इसका जो फिगर है आपको पीडीएफ के रूप में अटैच कर दिया जाएगा, तो वहां से देख के आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्लैट चीजल है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जो बहुत लार्ज सरफेस है, बड़ी चौड़ी सतह है, फ्लैट सरफेस है, वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो वेल्डिंग करने के बाद जो वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं वहां से जो मटेरियल हटाना होता है, या फिर कास्टिंग के बाद वहां से अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना है तो वहां पर हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, लार्ज फ्लैट सरफेस होता है, वेल्ड ज्वाइंट होते हैं, कास्टिंग के हुए मटेरियल्स होते हैं, वहां पर हम कौन सी चीजल प्रयोग करेंगे, फ्लैट चीजल। नेक्स्ट आती है क्रॉस कट चीजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीजल से क्रॉस कट चीजल। वैसे इंपॉर्टेंट सारा है बट क्रॉस कट चीजल सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या फिर कीबे की कटिंग के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी क्रॉस कट चीजल प्रयोग कहाँ करेंगे, जनरली कीबे कटिंग के लिए, कोई स्लॉट है या ग्रूव है तो उसके कटिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं क्रॉस कट चीजल। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम है कैप चीजल। कैप चीजल कहिए या क्रॉस कट चीजल कहिए, दोनों एक दूसरे के नाम है। प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कीबे कटिंग के लिए, स्लॉट कटिंग के लिए, ग्रूव कटिंग के लिए। नेक्स्ट जो है हाफ राउंड नोच चीजल, इसकी आकृति कुछ हाफ राउंड जैसी होती है, जो इसकी नोच पॉइंट का आकार होता है हाफ राउंड में होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मान लीजिए कोई होल है जो सेंटर में नहीं है, इसेंट्रिक हो गया है, उसको हमें सेंटर में लाना है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्रिलिंग की, आप सेंटर में नहीं था पॉइंट, होल आपका थोड़ा सेंटर से आउट हो गया, उसको हमें सही करना है तो कौन सी चीजल प्रयोग की जाएगी, हाफ राउंड नोच चीजल, होल को इसेंट्रिक करने के लिए। और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी बुशेस की कटिंग की जाती है, बोसेस जो आपके कट किए जाते हैं वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कि ऑयल ग्रूव है, ऑयल ग्रूव को काटने के लिए, तेल मार्गों को काटने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जाती है, तो हाफ राउंड नोच चीजल कहाँ प्रयोग की जाती है, ऑयल ग्रूव काटने के लिए। और इसका कुछ उपयोग होता है, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं काफी छोटे डायमीटर के, उसको हमें क्लीन करने के लिए, उसमें कुछ अगर बर्स वगैरह रह गई हो तो क्लीनिंग स्मॉल होल के लिए भी ऑयल ग्रुप हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग किया जा सकता है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑयल ग्रुप की कटिंग करनी है या होल इसेंट्रिक करना है तो वहां पर प्रयोग की जाएगी हाफ राउंड नोच चीजल। नेक्स्ट है डायमंड पॉइंट चीजल। आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसके पॉइंट पर कोई डायमंड नहीं लगा होता है, बल्कि जो इसके पॉइंट की आकृति होती है डायमंड के शेप में ग्राइंड की जाती है, ताकि यहाँ कोई डायमंड लगा होता है। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई कॉर्नर है आपका, कोई स्क्वायर कॉर्नर है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का आपका कोई स्क्वायर कॉर्नर है,
और आपको यहाँ से मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है, इस वाले एरिया से आपको मटेरियल को रिमूव करना है। स्क्वायर वाले सरफेस से तो किसका प्रयोग करेंगे हम, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे। लिखा हुआ है स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर, कॉर्नर पे कोनों पे अगर हमें मटेरियल को फ्लैट करना है, स्क्वायर करना है, वहां से मटेरियल को हटाना है कॉर्नर से, तो प्रयोग की जाएगी डायमंड पॉइंट चीजल। क्या कह सकते हैं, अगर आपको बी ग्रुप काटना है या फिर कोई कॉर्नर है, कोई तीक्ष्ण कोना है, उसको शार्प करना है, तो वहां भी हम प्रयोग कर सकते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। और एक प्रयोग है जो आपके होल्स होते हैं छोटे छोटे, अगर प्रॉपर राउंड नहीं है, उसको राउंड करना है, थोड़ी सी उसमें कहीं कुछ बर्स वगैरह मिसमैच है, तो वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो मेन उपयोग कहाँ है, कॉर्नर पे उसको स्क्वायर करने के लिए और बी ग्रुप काटने के लिए, कोनों को शार्प करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आती है वेब चीजल, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेब चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वेब चीजल का प्रयोग ड्रिलिंग करने के बाद, आपको पता है चैन ड्रिलिंग, जहां पर हम हेक्साइन नहीं कर पाते हैं, हेक्साइन पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर मटेरियल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, चैन ड्रिलिंग करते हैं। कई सारे ड्रिल एक साथ करते हैं छोटे छोटे दूरियों पर, तो उसके बीच जो मटेरियल बच जाते हैं, आफ्टर चैन ड्रिलिंग जो मटेरियल वहां बच जाता है, उस मटेरियल को रिमूव करने के लिए प्रयोग की जाती है आपकी वेब चीजल प्रयोग की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट काऊ माउथ चीजल, जो इसकी आकृति होती है कुछ काऊ के माउथ जैसी होती है, इसलिए इसका नाम है काऊ माउथ चीजल। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, मान लीजिए कोई आपको सर्कुलर हो, वहीं आपको परिधि में कटिंग करनी है, कुछ परिधीय कटिंग करनी है, सर्कुलर में कटिंग करनी है, तो वहां पर प्रयोग की जाएगी काऊ माउथ चीजल। सर्कमफ्रेंशियल, परिधीय कोई कटिंग करना है, वहां मेटल रिमूव करना है, तो वहां पर जो चीजल प्रयोग की जाएगी काऊ माउथ चीजल। नेक्स्ट है साइड कटिंग चीजल। साइड कटिंग चीजल क्या होती है, थोड़ी सी अपने एक्सिस से थोड़ी सी ऑफसेट कर दी जाती है 4 या 5 mm, इसी कटिंग एज की चौड़ाई भी होती है 4 से 5 mm। तो जो इसका प्रयोग है, इसे हम कॉटर बेस, जो कि काटर मार्ग होते हैं, उसमें जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कॉटर बेस के लिए कौन सी चीजें प्रयोग की जाएगी, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कॉटर बेस के लिए चीजल, तो कौन सी चीजल होगी, साइड कटिंग चीजल। तो ये कुछ चीजल्स थी और उनके उपयोग से कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं, आप वीडियो को बीच में रोक करके नोट डाउन कर सकते हैं। सारे आपके सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सारे सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं। अब आइए कुछ आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद आता है एंगल, चीजल में कौन कौन से एंगल होते हैं। तो मेनली यहाँ पर आपके 3 एंगल होते हैं। सबसे पहला है रैक एंगल। रैक एंगल क्या है, ये आपकी चीजल है, चीजल का जो ऊपरी सरफेस है, चीजल का जो ऊपरी सरफेस है, और जो सतह, जिस सतह पे वो कटिंग करनी है, उसके जो एक लंबवत ये सतह बनी हुई है, लंबवत सतह, और जो इसकी ऊपरी सतह, उसके बीच जो एक कोण बना हुआ है, यहाँ पर ये कोण बना हुआ है चीजल की ऊपरी सतह और लंबवत सतह के बीच, उसी को हम कहते हैं रैक एंगल। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं रैक एंगल को। दूसरा है आपका पॉइंट एंगल, जो ये जहां पर जिस पॉइंट पे, जितने पॉइंट पे इसको ग्राइंड किया जाता है, या कह लीजिए चीजल का जो पॉइंट एंगल कटिंग एंगल होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जिस पॉइंट पे आप वहाँ फोकस करती है, तो पॉइंट एंगल, इसे हम जनरली डिनोट करते हैं बीटा से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका कौन सा होता है, पॉइंट एंगल। फिर उसके बाद जो चीजल की निचली सतह होती है, या पॉइंट एंगल कह सकते हैं, चीजल की ऊपरी सरफेस और निचली सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है। फिर जो क्लियरेंस एंगल की बात की जाए, तो चीजल की जो निचली सतह है और जो चीजल जिस सरफेस पे कटिंग कर रही है, उसके बीच जो आपका एक कोण बन रहा है, जिसको हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। और क्लियरेंस एंगल को किससे स्पेसिफाई करते हैं, तो अल्फा से स्पेसिफाई किया जाता है। एक और एंगल आता है इसमें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण, कि कितने एंगल पे झुकी होती है। तो जो चीजल की सेंटर लाइन है, चीजल की सेंटर लाइन, एक्सिस लाइन कह लीजिए, और जो आपकी जिस सरफेस पे कटिंग कर रही है, जो बेस लाइन है, उसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है एंगल का चीजल के चिपिंग करते इसमें, उसको थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आप ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन धीरे धीरे घटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण कम होगा, तो धीरे धीरे आपका रैक कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत कम हो जाएगा, तो चीजल क्या कर जाएगी, स्लिप हो जाएगी और मटेरियल को नहीं काटेगी। तो पूछा जाता है अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम हो जाए या फिर रैक एंगल अधिक हो जाए, तो क्या होगा, तो चीजल स्लिप हो जाएगी, मटेरियल कटिंग नहीं करेगी।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू ज्यादा हो जाए, मतलब चीजर ऊपर की तरफ उठती चली जाए, तो वहां क्या होगा, हमारा जो रैक एंगल है ये कम होता जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर ज्यादा होगा तो रैक एंगल कम होगा। इस स्थिति में क्या होगी, मैं जो चीज है धीरे धीरे खड़ी हो जाएगी, वो मटेरियल में घुस जाएगी, मतलब एकदम से गड्ढा कर देगी। तो पूछा जाता है ये दोनों कंडीशन कि किस कंडीशन में चीजर स्लिप करती है। तो स्लिप करने के लिए जो झुकाव कोण है काफी कम होना चाहिए और रैक एंगल काफी ज्यादा होना चाहिए। तो चीजर स्लिप कर जाएगी। चीजर मटेरियल में डिगिंग कब करेगी, घुसेगी कब उसमें, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका ज्यादा होगा और रैक कोण की वैल्यू कम होगी। तो धीरे धीरे चीजर स्ट्रेट पोजीशन में आती जाएगी और उसमें धंस जाएगी, डिगिंग करेगी। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इसके एंगल इफेक्ट से। तो और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि जो अल्फा है क्लियरेंस एंगल ये 10 डिग्री का दे दिया गया है, उसके बाद जो बीटा है पॉइंट एंगल आपका ये दे दिया गया है 60 डिग्री का। अब आपको फाइंड करना है कि गामा रैक एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं टोटल अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी किसकी दी गई है, अल्फा मतलब ये जो आपका क्लियरेंस एंगल है, जो आपका निकासी कोण है कितना है 10 डिग्री का दिया हुआ है। बीटा बीटा मतलब आपका जो पॉइंट एंगल है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आपको दी गई है 60 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, गामा रैक एंगल, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो गामा ऐसे लिखा रहने देंगे, बराबर हो गया 90 डिग्री। तो 60 और 10 70 हो गया। तो गामा की वैल्यू देखी जाए तो कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 70। यहाँ से अगर गामा की वैल्यू देखी जाए तो आ जाएगी 20 डिग्री। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। तो पूछा जाता है कि हमें नॉर्मल कंडीशन में चीजल को कितने डिग्री पर होल्ड करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 10 डिग्री आपका एक क्लियरेंस एंगल हो गया और एक्सिस से अगर आधा किया जाए, टोटल 60 है, आधा किया जाए तो ये 30 डिग्री हो गया। तो इस हिसाब से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 ये और ये 10 40 डिग्री हो गया। तो जनरली अगर हम चीजल को 40 डिग्री पे होल्ड करते हैं तो उस समय जो क्लियरेंस एंगल होगा 10 डिग्री का होगा और रैक एंगल कितना होगा, 20 डिग्री का होगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन, आइडियल कंडीशन होती है चीजर को होल्ड करने की। फिर से समझेंगे कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पर अगर चीजर को पकड़ रहे हैं तो क्लियरेंस एंगल कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा 40 है, 30 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 10 डिग्री। और 40 ये हो गया और 30 इधर हमारा है तो 70 हो गया। तो इधर कितना बचेगा, 20 डिग्री रैक एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है कभी कभी पूछा जाता है बीटा। बीटा मतलब जो आपका पॉइंट एंगल है कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है बीटा पॉइंट एंगल की वैल्यू। और जो नेक्स्ट दी गई है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपकी वैल्यू है कितनी दी गई है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 29.5 दी गई है और पॉइंट एंगल कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है। इस कंडीशन में हमें फाइंड करना होता है अल्फा की वैल्यू, मतलब क्लियरेंस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसको कैसे लगाएंगे, तो जो आपका ये पॉइंट एंगल दिया गया है टोटल कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर इतने की बात की जाए कि इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी टोटल दो पार्टों में हो जाता है, एक्सिस से डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा और ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब आपको पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दिया गया, 39.5 दे दिया गया। जैसा आप यहाँ दिया गया है पॉइंट कितना दिया गया था 60, तो उसका आधा देखा जाए तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें निकालना कितना है, अल्फा निकालना है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में से इस हाफ बीटा को घटा देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्लियरेंस एंगल पता चल जाएगा। वैसे देखिए पूरा 39.5 है और ये इतना 30 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 9.5। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो अल्फा की वैल्यू है तो ये 39.5 में से क्या घटेगा, जो आपका बीटा दिया गया है उसको हाफ कर देना है। मतलब बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 60 डिग्री दी गई है। 60 का जब हाफ करेंगे, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, 39.5 में से बीटा की वैल्यू 60 दी गई, 60 को 2 से डिवाइड करिए तो 30 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरेंस एंगल कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। आशा करते हैं ये एंगल वाला आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए। और कोई आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे वहां कमेंट में पूछ सकते हैं।
और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछे जाते हैं वो देखते हैं। हमें जो ये पॉइंट एंगल होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, ये मटेरियल के अनुसार बदलता रहता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम देख लेते हैं, जो कि चार्ट के रूप में आपको यहाँ भी दिया गया है और पीडीएफ में भी आपके अटैच किया हुआ है। देखते हैं सबसे पहले जो हाई कार्बन स्टील है इसके लिए पॉइंट एंगल सबसे ज्यादा होता है। हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री रखा जाता है और जो इंक्लाइनेशन एंगल होता है 39.5 डिग्री रखा जाता है। अब आप 65 स्टार्टिंग ले लीजिए और 5-5 कम करते चले जाइए। अगर आपको ये मेटल का सीक्वेंस याद है कि किस के बाद कौन सा मेटल आता है तो आपको एंगल याद करने की जरूरत नहीं, सब में से 5-5 माइनस करते जाना है। बस आपको याद क्या रखना है, हाई कार्बन स्टील का 65 डिग्री होता है पॉइंट एंगल और 39.5 होता है झुकाव कोण या इंक्लाइनेशन एंगल। और जो सबसे लास्ट वाला है एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री होता है पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है 27 डिग्री। इसके बीच में चाहे आप उल्टा से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चलिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 5-5 माइनस करते चले आते हैं और यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में क्या करते हैं 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री को हम माइनस करते चले आते हैं तो नीचे वाला एंगल हमें मिलता चला जाता है। जैसे देख लिया जाए, हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री हो गया, इसमें से 5 माइनस कीजिए, कास्ट आयरन के लिए कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा पॉइंट एंगल। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की बात की जाए तो 39.5 में से 2.5 माइनस कर दीजिए तो 37 डिग्री इसके लिए हो गया झुकाव कोण। नेक्स्ट जो है कास्ट आयरन के बाद आता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए पूछा जाता है पॉइंट एंगल कितना होता है, तो माइल्ड स्टील के लिए होता है 55 डिग्री। यहाँ भी देख रहे होंगे 5-5 का अंतर दिया हुआ है। इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है तो 34.5 डिग्री होता है। ब्रास जिसे हिंदी में पीतल कहते हैं, इसके लिए पॉइंट एंगल कितना होता है 50 डिग्री होता है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन झुकाव कोण कितना होता है 32 डिग्री का होता है। कॉपर के लिए तांबा जिसे कहते हैं हिंदी में, कॉपर के लिए पॉइंट एंगल 45 डिग्री रखा जाता है और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 29.5 डिग्री रखा जाता है। तो नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो सबसे आपकी सॉफ्ट धातु में आती है इधर, इसके लिए कितना होता है 30 डिग्री रखा जाता है पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रखा जाता है 27 डिग्री। तो इसमें क्या करना है आपको, चाहे आप 1 बाई 1 याद कर लीजिए चाहे आप ट्रिक से याद कर लीजिए। ट्रिक में पॉइंट एंगल में 5 डिग्री रिड्यूस होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐड होगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में 2.5 डिग्री रिड्यूस होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में 2.5 डिग्री ऐड होगा। या आप पर्टिकुलर वैल्यू याद रख लीजिए, हाई कार्बन स्टील 65 डिग्री, कास्ट आयरन 60 डिग्री, माइल्ड स्टील 55 डिग्री, ब्रास 50 डिग्री, कॉपर 45, एल्युमिनियम 30 डिग्री। इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें एक नया क्वेश्चन इससे न पूछा जाए, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूर है। इसमें भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है या कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट एंगल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कास्ट आयरन 60, माइल्ड स्टील 55, आपको ध्यान रखना है। इसके जो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि जो चीजर की कटिंग एज होती है इसकी हार्डनेस कितनी होती है, तो कटिंग एज बनाई जाती है कितना हार्ड रखा जाता है, तो जो इसकी हार्डनेस होती है 53, 53 से लेकर 59 मतलब 62। HRC जो रॉकवेल हार्डनेस होती है, हार्डनेस टेस्टिंग की कई सारी मेथड होते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं HRC, HRB होती है। तो यहाँ कटिंग एंगल, कटिंग एज की हार्डनेस कितनी हो जाएगी 53 डिग्री, सॉरी 53 से लेकर 62 HRC, ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी हम जो कटिंग टूल और जो भी टूल्स आते हैं उनकी जब हम हार्डनेस की बात करते हैं तो जनरली HRC में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीजर के लिए हार्डनेस 53 से 62 डिग्री हो, सॉरी HRC हो गई। इसके बाद पूछा जाता है कि जो हैमर का वेट होता है, बालपिन हैमर जो हम चिपिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसका वेट कितना होना चाहिए, तो जो आपका चीजल का वेट है चीजल के वेट से 2 गुना हैमर का वेट रखा जाता है। मान लीजिए अगर आपके चीजल का वेट कितना है 250 ग्राम है, ठीक है 250 ग्राम है, तो आप वहां हैमर का वेट क्या लेंगे इसका डबल ले लेंगे, मतलब हम 500 ग्राम के हैमर का प्रयोग करेंगे। कितने के लिए 250 ग्राम के चीजल के लिए। तो ध्यान रखना है कि जो हैमर का भार होगा चीजल के भार से हमेशा डबल रखा जाएगा। नेक्स्ट इसी में पूछा जाता है कि चिपिंग करते समय जब हम हैमर को पकड़ते हैं तो हैंडल की लास्ट से हम सिरे से कितना छोड़ के पकड़ते हैं, तो वहां से हमें 15 से 30 mm छोड़ करके पकड़नी चाहिए, एकदम लास्ट सिरे पर नहीं पकड़नी चाहिए, 15 से 30 mm छोड़ के हमें पकड़ना चाहिए। चीजल को भी पकड़ने का ट्रिक होता है कि जो चीजल है मान लीजिए आप चिपिंग कर रहे हैं तो स्ट्राइकिंग हेड के एकदम से नजदीक ना पकड़े, स्ट्राइकिंग हेड से कम 20 से 25 mm नीचे आपको चीजल को पकड़ना चाहिए जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, एक बार फिर से देखें। हैमर का वेट चीजल के वेट से 2 गुना, हैमर को कितना पकड़ेंगे सिरे से 15 से 30 mm छोड़कर। चीजल को कैसे पकड़ेंगे, स्ट्राइकिंग हेड से 20 से 25 mm छोड़कर। और जो आपके जो कॉमन सेफ्टी होते हैं, जैसे कि चिपिंग करने से पहले देख लेना चाहिए उस पे प्रॉपर ग्राइंड है, मशरूम हेड तो नहीं है, कोई तेल वगैरह तो नहीं लगा है। तो ये सब आपके कॉमन सेफ्टी जो कि आप हर चैप्टर में पढ़ते हैं, तो यहाँ हम उसको ज्यादा डिस्कस ना करते, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ अपने डाउट को पूछ सकते हैं, एनी टाइम मैसेज करके आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।